नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर की बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हों, चाहे वे भर्ती परीक्षा हों, चाहे वे कृषि पर्यवेक्षक की ही बात कर लेते हैं, चाहे ICR, BHU, AFO, IBPS, TGT, PGT, जो भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, सबका मैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान से रहने वाला है। इसमें हम 260 क्वेश्चनों को हल कराएंगे जो हर बार एग्जामों में कहीं न कहीं पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तब एग्रोनॉमी, पहले परिभाषा जानेंगे कि एग्रोनॉमी कहते किसे हैं। यानी कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और कृषि भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। यानी कि भूमि का अच्छा प्रकार से प्रबंध करके उसके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना ही क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। चलिए 260 क्वेश्चन हम आज इस सीरीज में कराएंगे, यानी कि पूरी एग्रोनॉमी आज के सेशन में ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सस्य विज्ञान के जनक हैं। आपको बताना सस्य विज्ञान के जनक कौन हैं, एग्रोनॉमी के फादर ऑफ कौन है? पिट्रो डे क्रेसेंजी, दूसरा ऑप्शन है JB बोसीगाल्ट, तीसरा CR बाल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि पिट्रो डे क्रेसेंजी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में विकसित धान की पहली बौनी जाति है गोविंद, जया, IR8 या पंथ 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जया, B ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धान की खड़ी फसल में छिड़काव के लिए सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा है? यूरिया, फास्फोरस, पोटास या अमोनियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यूरिया, A ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है धान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? इसमें से बताना, धान की खेती कर रहे हैं तो कौन सा इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है Zn, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मॉलिब्डेनम, चौथा है बोरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि Zn। आप लोग जानते हैं Zn की कमी से खेरा रोग लग जाता है, तो भारतीय भूमि में अधिकतर Zn की कमी पाई जाती है। तो धान की खेती में इसलिए जिंक की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है धान की खेत में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रेह के प्रति अधिक सहनशील फसल है धान, गेहूं, गन्ना या मूंगफली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, धान जो है ये रेह के प्रति अधिक सहनशील होती है, A ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा संकर और संकुल मक्का को कितनी दूरी पर बोना चाहिए जबकि उसमें प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 66,000 होती है? ठीक है, 60 × 25 सेंटीमीटर, 45 × 20 सेंटीमीटर, 30 × 15 सेंटीमीटर, 50 × 15। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो इसकी दूरी रखेंगे, अगर आपको 66,000 पौधे प्राप्त करना है तो 60 × 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर लगाएंगे तो 66,000 पौधे हमारे लगेंगे 1 हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर 7 कंचन मक्का की एक जाति है। ठीक है, बताना कैसा है? बेलनाकार है, अंडाकार है, गोलाकार है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि
बेलनाकार है। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? सीमाजीन का, टिब्योनिन का, मेचिटी का या स्टेम एफ का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मक्का में खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे सीमाजीन का। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मक्का की गेरोई रोधक जाति है। ठीक है, मक्का में गेरोई जो रोग लगता है उसके प्रतिरोधी कौन सी जाति है? पहला ऑप्शन है जवाहर, दूसरा है नवीन, तीसरा है विक्रम, चौथा ऑप्शन है श्वेता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि जवाहर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रवि मक्का के लिए सर्वोत्तम संकुल जाति है। ठीक है, मंजरी, किसान, विक्रम या जवाहर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मंजरी। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देसी कपास में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, जबकि अमेरिकन कपास में इसकी संख्या 26 होती है। ठीक है, अमेरिकन कपास का यहाँ पर दिया है क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 26 होता है। आपको बताना देसी कपास में गुणसूत्र संख्या क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 13 होता है। ठीक है, ये देसी का 13 होता है और अमेरिकन कपास का 26 होता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बलुई मृदा की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0.1969, 1.669, उसके बाद 1.6190, उसके बाद 0.6917। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बलुई मृदा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.1969। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अमेरिकन कपास के तने का रंग क्या होता है, जबकि देशी कपास का तने का रंग कैसा होता है? हरा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आता है मेरे दोस्त। इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, लाल होता है, दूसरा है पीला होता है, तीसरा हरा होता है, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि लाल होता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन कपास के तने का रंग कैसा होता है? लाल होता है, जबकि देशी कपास जो होती है उसका तना कैसा होता है? हरे रंग का होता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है, जबकि अमेरिकन कपास के गूलर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है काला, तीसरा है लाल, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा होता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई देसी कपास की अपेक्षा होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक होती है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूखने पर चिकनी मिट्टी में दरारों का पड़ना क्या कहलाता है? ससंजन कहलाता है, असंजन कहलाता है या उर्णन कहलाता है या चूर्णन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ससंजन कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मूंगफली का छिलका बना होता है, ठीक है, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का या सल्फर का? तो मूंगफली का छिलका जो होता है ये किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मूंगफली की फैलने वाली जातियों की दूरी 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि गुच्छेदार जातियों की दूरी कितनी रखते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 30 × 15 सेंटीमीटर, 60 × 30 सेंटीमीटर, 45 × 10 सेंटीमीटर या 60 × 15 सेंटीमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 30 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं।
ठीक है, ये रखेंगे गुच्छेदार जातियों के लिए, और फैलने वाली जातियों के लिए हो जाएगा 45 × 15 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मूंगफली की जातियों पर छोटे छोटे गहरे कत्थई रंग के गोल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, इस रोग को कहते हैं टिक्का रोग कहते हैं, जड़ सड़न रोग कहते हैं, रोजेट कहते हैं, या गेरोई रोग कहते हैं। तो काफ़ी फेमस रोग है, आप लोग जानते हैं कि अगर छोटे छोटे धब्बे कत्थई रंग के गोल धब्बे दिखाई देंगे मूंगफली की पत्तियों पर तो वो हमारा टिक्का डिजीज हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली का प्रमुख रोग भी टिक्का रोग ही होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मूंगफली में स्वपरागण किस समय होता है, शाम को होता है, सुबह को होता है, या दोपहर को होता है, या रात को होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि सुबह के समय होता है, मॉर्निंग के समय। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 मेरे दोस्त कह रहा है गन्ने के लाल सड़न रोग के प्रति अवरोधी जाति कौन सी है। ठीक है, जिसमें लाल सड़न रोग ना लगता हो गन्ने में, कौन सी ऐसी प्रजाति है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, को 1148, को 7717, को जेस 64, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि को 1148 जो ऐसी जाति है जिसमें रेड राट यानी कि लाल सड़न रोग नहीं लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गन्ने का कौन सा भाग बुआई के लिए उपयुक्त है, ऊपरी भाग, निचला भाग, मध्यम भाग, या जड़ भाग। तो ये भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऊपरी भाग। आप लोग देखते हैं कि गन्ने के बुआई के लिए जो ऊपर का जो होता है पार्ट, उसी को बुआई के रूप में प्रयोग में लेते हैं, हार्ड वाले पार्ट को नहीं लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गन्ने की सूखा सहन करने वाली जाति है। ठीक है, को 1148, BO17, BO70, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, यानी कि डी वाला, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी जातियां ऐसी हैं जो सूखा सहन करने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, को 1148 हो गई, BO17 हो गई, BO70 हो गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा सर्वश्रेष्ठ गुण वाला गन्ना किस महीने की कटाई से प्राप्त होता है। ठीक है, दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, मई के महीने में, या फरवरी के महीने में। सर्वश्रेष्ठ गुण वाला गन्ना किस महीने में कटाई की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अगर फरवरी के महीने में हम कटाई कर रहे हैं तो अच्छा उत्पादन भी मिलता है, सबसे अच्छा गन्ना समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बुआई से पहले गन्ने के टुकड़ों को उपचारित करना चाहिए, एगलाल से, एरिटान से, या दोनों में से एक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दोनों में से एक। आप एगलाल का भी प्रयोग कर सकते हैं और एरिटान का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से एक किसी का भी आप उपचारित करके गन्ने को बुआई करें। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पातालिक चट्टान इसमें से कौन सी है, लाइमस्टोन है, खड़िया है, डोलोमाइट है, या उपरोक्त सभी है। तो 26 का हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पातालिक जो चट्टान होती है लाइमस्टोन भी कहलाती है, डोलोमाइट ये भी पातालिक चट्टान कहलाएगी, और खड़िया भी कहलाएगी। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर कह रहा है रूपांतरित चट्टान है संगमरमर, क्वार्टजाइट, निस, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूपांतरित चट्टान जो होती है संगमरमर भी कहलाती है, निस भी कहलाती है, और क्वार्टजाइट भी कहलाती है। ठीक है, ये तीनों चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा था ग्रेनाइट चट्टान से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, निस बनती है, या कोयला बनता है, या क्वार्टजाइट बनता है, या उपरोक्त में से सभी बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनेगी, निस चट्टान बनेगी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर है। ठीक है, आ संस्तर, बा संस्तर, सा संस्तर, या बा संस्तर। ठीक है, ये बा संस्तर दोनों ऑप्शन एक ही है। तो इसका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आ संस्तर कहलाता। सबसे ऊपरी मृदा के सबसे ऊपरी संस्तर क्या कहलाता, आ संस्तर कहलाता। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चनों की संख्या अधिक होने के कारण दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं, बाकी सब
ऑप्शन जो है उस पर डिस्कस नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, 260 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने हैं एग्रोनॉमी से संबंधित। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मृदा की आसंस्तर की मोटाई होती है 2.5 से 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक, 2.5 सेंटीमीटर तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक जो होती है आसंस्तर कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मृदा के पैतृक सोर्स का मुख्य साधन जिस पर मृदा निर्मित होती है क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है, उर्वरक कहलाती है, चट्टानी कहलाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चट्टान कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मृदा स्पेस में वायु तथा जल का अनुपात होता है। ठीक है, आपको बताना है मृदा स्पेस में वायु और जल का अनुपात बताना है दोनों का। यहाँ पे पहला है ऑप्शन 1:1, 1:5, 1:2, 3:8। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1:2। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल है कैपिलरी जल, गुरुत्वीय जल, हाइग्रोस्कोपी जल या उत्सर्जित जल। तो पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग जो किए जाने वाला जल क्या कहलाता है? कैपिलरी वाटर कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मृदा जीवाणु मिट्टी में कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? 25 से 30 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर या 360 से लेके 400 सेंटीमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान देंगे कि मृदा जीवाणु मिट्टी में कितनी गहराई तक पाए जाते हैं। ये 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मृदा जीवाणु की सक्रियता के लिए उपरोक्त तापमान है 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 से 52 सेंटीग्रेड, उसके बाद 49 से लेकर 57 सेंटीग्रेड तापमान। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि मृदा जीवाणु की सक्रियता के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है डेजर्ट मृदाएं होती हैं, अम्लीय होती हैं, उदासीन होती हैं, क्षारीय होती हैं, ऊसरी होती हैं। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानी जो मृदाएं होती हैं वो किस टाइप्स की होती हैं? अम्लीय होती हैं, उदासीन होती हैं, क्षारीय होती हैं या ऊसरी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अम्लीय मृदा होती हैं। जो रेगिस्तानी मृदाएं होती हैं, डेजर्ट मृदाएं होती हैं, वो अम्लीय प्रकृति की होती है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मोटी रेत के कणों का व्यास होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 2.5 से 2.0 से लेके 0.20 mm, या बी ऑप्शन है 0.20 से लेके 0.02 mm। तीसरा ऑप्शन है 0.02 से लेके 0.002 mm। तीसरा ऑप्शन है 0.002 mm से कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, यानी कि 2.0 से लेके 0.20 mm। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटी रेत के कणों का व्यास इतना होता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर कि चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी की अपेक्षा होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी की अपेक्षा कितनी होती है? अधिक होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है रेतीली मृदाओं में संपूर्ण रंध्रांश होता है, कम होता है, अधिक होता है, बिल्कुल नहीं होता है या थोड़ा होता है। तो रेतीली मृदाओं में संपूर्ण रंध्रांश जो होता है ये कम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारी मिट्टियों में सुगढ़ता तथा ससंजन होता है, अधिक होता है, कम होता है, बिल्कुल नहीं होता है या सबसे कम होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए वाला अधिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है क्षारीय भूमि में क्षार पदार्थ भूमि की किस परत में एकत्र हो जाते हैं? ठीक है, क्षारीय भूमि जो होती है उसमें क्षार पदार्थ जो होते हैं भूमि के किस परत में एकत्र हो जाते हैं? ऊपरी परत में, निचली परत में, कहीं नहीं या बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊपरी परत में इकट्ठा हो जाते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भूमि में चूना मिलाने से भूमि का जल धारण क्षमता क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बढ़ जाता है। ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा देता है 3.1 कैलोरी, 4.1 कैलोरी, 7.5 कैलोरी या 18 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं अगर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर दिया जाए तो किस तत्व की वृद्धि होगी, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, पोटास की या लोहा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नाइट्रोजन की। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पोषक तत्वों का सबसे अधिक ह्रास होता है लीचिंग से, पौधों से या अमोनीकरण से या वाष्पीकरण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि पौधों से पोषक तत्वों का सबसे अधिक ह्रास होता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 का आलू राई सह फसली कृषि में राई की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ठीक है, अगर आलू और राई सह फसली के रूप में बो रहे हैं, एक साथ बो रहे हैं, तो राई की बीज दर कितनी रखेंगे, 4 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 10 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1.25 किलोग्राम रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भवानी एक प्रजाति है, किसकी है, सरसों की है, तोरिया की है, अरहर की है या मूंग की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवानी एक तोरिया की ये किस्म है। ठीक है, प्रजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं भारत सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करता है चाय, जूट, कॉफ़ी या गन्ना। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है, जूट करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है धान सफलतापूर्वक किस मिट्टी में होता है, बलुई में, चिकनी दोमट मिट्टी में, मटियार में या अम्लीय मृदा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चिकनी मिट्टी में धान सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना किस फसल के लिए लाभदायक है, तिलहनी में, दलहनी में, गेहूं में या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम कल्चर जानते हैं किस में प्रयोग करते हैं, दलहनी फसल में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सस्य विज्ञान है, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कला और विज्ञान दोनों हैं, यानी कि आर्ट और साइंस दोनों हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है सोनारा 64, सोनारा 63 और लाजमा रोजो यस 227 गेहूं का बीज 1963 में कहाँ से मंगवाया गया था। ठीक है, ये ठीक है हरित क्रांति जब आई थी उससे पहले ये बीज मंगवाया गया था। तो आपको बताना कहाँ से मंगाया गया था, ये मैक्सिको से, मॉस्को से, ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि ये मैक्सिको से मंगाया गया था। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है खरीफ की फसल पक कर तैयार होती है कौन से महीने में, ये आपको बताना है। अक्टूबर से नवंबर, अप्रैल से मई, जून से जुलाई, दिसंबर से जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 53 का ए, अक्टूबर से नवंबर में खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती है। इसमें ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है रबी की फसल पकने का समय है। ठीक है, रबी की फसल पकने का समय क्या है ये आपको बताना है। जून से जुलाई, अप्रैल से मई, फरवरी से मार्च या दिसंबर से जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबी की जो फसल पककर तैयार होती है अप्रैल और मई के महीने में तैयार हो जाती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है रबी की फसलों का अंकुरण और प्रारंभिक वृद्धि होती है गर्म जलवायु तथा अल्प प्रदीप्तिकालीन अवस्था में, दूसरा है ठंडी जलवायु दीर्घ प्रदीप्तिकालीन दशाओं में, तीसरा ऑप्शन है गर्म जलवायु दीर्घ प्रदीप्तिकालीन दशाओं में, चौथा ऑप्शन ठंडी जलवायु
अल्प प्रदीप्तिकालीन अवस्थाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि डी वाला, यहाँ पर ठंडी जलवायु तथा अल्प प्रदीप्तिकालीन अवस्थाओं में, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है तंबाकू में डिस्करिंग क्रिया के पश्चात पत्तियों के अक्ष में क्या कहलाता है। ठीक है, तंबाकू में डिस्करिंग क्रिया के पश्चात पत्तियों के अक्ष में क्या लगाना चाहिए। मैलिक हाइड्रोजाइड, एंडोल एस्टिक एसिड, दोनों में से कोई एक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दोनों में से एक किसी को लगाना चाहिए, चाहे आप मैलिक हाइड्रोजाइड लगा दें चाहे आप एंडोल एस्टिक एसिड लगा दें। ठीक है, दोनों में से एक को लगाना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि दोनों में से किसी एक को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू की कौन सी पत्तियां सबसे पहले पककर तैयार होती हैं। निचली पत्तियां, ऊपरी पत्तियां, मध्य वाली पत्तियां या पूरा पेड़ एक साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि निचली पत्तियां सबसे पहले पककर तैयार होती हैं तंबाकू की, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है अच्छी तंबाकू की राख का रंग होता है। ठीक है, जब कोई तंबाकू अच्छा बन जाता है तो उसका राख का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, लाल होता है या काला होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उसका कलर कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है तंबाकू की पत्तियों का विशेष स्वाद किसके कारण होता है। ग्लूकोसाइडों कारण, निकोटीन के कारण, अल्कोहल के कारण या फास्फोरस के कारण। तो काफ़ी आप लोग जानते हैं किसके कारण होता है, ये ग्लूकोसाइडों के कारण होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर पूछा तंबाकू की पत्तियों का विशेष स्वाद किसके कारण होता है। ठीक है, स्वाद पूछा है तो ग्लूकोसाइड के कारण यहाँ पर स्वाद उत्पन्न होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल आलू में अग्रणी है। ठीक है, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ या लखनऊ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद जो है ये उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का ये मंडल जो है ये आलू में अग्रणी राज्य है, ए। ठीक है, इसमें आ जाते हैं सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, ये जो है ये आलू उत्पादन की दृष्टि से सबसे अच्छे माने जाते हैं, इलाहाबाद मंडल में आएंगे ये सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 जो है आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान होना चाहिए 1 से लेकर 2.5 सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर का तापमान कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 2.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है आलू सर्वाधिक पैदा होता है। ठीक है, कहाँ पर, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में या वर्ष भर। तो ये आप लोग जानते हैं आलू सबसे सर्वाधिक पैदा कब होता है, जाड़े में पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कुफरी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पर मौसम जानते हैं ठंडा रहता है, वहाँ पर सीड उत्पन्न भी किया जाता है, लेकिन अपने क्षेत्रों में नहीं उत्पन्न किया जाता। आलू की फसल भी ये रबी की सीजन की है, तो ठंडे मौसम में ही पैदा की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है आलू का मोजेक रोग किसके कारण होता है, वायरस के कारण, फफूंद के कारण, जीवाणु के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि वायरस डिजीज है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। दोस्तों अगर आप ये एग्रोनॉमी की ये जो हम करा रहे हैं टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, इसको अगर आप एक बार पढ़ ले रहे हैं तो एग्रोनॉमी का क्वेश्चन हर एग्जामों में इसी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। इसलिए कोई भी आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस सीरीज को, इस जो आज हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अधिकतर आपको एग्रोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन इसी सीरीज में से देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है आलू के कंद मेड़ से बाहर निकलकर प्रकाश की उपस्थिति में किसके कारण हरे हो जाते हैं, सोलेनिन के कारण, एल्कोहल के कारण, लाइकोपिन के कारण या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं सोलिनिन के कारण क्या होता है, आलू हरा हो जाता है जो मिट्टी से बाहर दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है भारी मिट्टी है, ठीक है, चिकनी है, बलुई है, सिल्ट है या दोमट है, इसमें से बताना कौन सी एक भारी मृदा है। तो भारी मृदा हो जाएगी मेरे दोस्त, यानी कि चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं, भारी मृदा कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है काली मृदाओं का रंग किस पदार्थ के कारण काला होता है। ठीक है, लोह ऑक्साइड के कारण, ह्यूमस के कारण, गोबर की खाद के कारण या कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोह ऑक्साइड के कारण क्या होता है, काली मृदाओं का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है लाल मृदाओं का रंग किस कारण लाल होता है। ठीक है, यहाँ पर लाल पूछ रहा है, लाल मृदाओं का रंग किसके कारण लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण, कॉपर ऑक्साइड के कारण, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण या ह्यूमस के कारण। तो लाल मृदाओं का लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल मृदाओं का रंग लाल रंग होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूना का, जिप्सम का, पायराइट्स का या गोबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना का। अम्लीय मृदाएं अगर हैं तो उसमें हम चूना द्वारा हम सुधार कर सकते हैं अम्लीय मृदा को। ठीक है, अगर क्षारीय मृदा है तो हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी खाद है। ठीक है, गोबर, यूरिया, जिप्सम या डीएपी, इसमें से बताना कौन सी एक खाद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबर। गोबर क्या है, खाद है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 मृदा की सतह पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, पानी पाया जाता है, लोहा पाया जाता है या कार्बन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा की सतह पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है गर्म भागों की मिट्टियां निम्नलिखित में से किस ग्रुप में आती हैं, थर्मोजेनिक, हेलोजेनिक, फाइटोजेनिक या हाइड्रोजेनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का, यानी कि ए, थर्मोजेनिक के अंतर्गत आते हैं गर्म भागों की मिट्टियां। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है मृदाओं का आधुनिक वर्गीकरण किस पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, IARI, CAV, ICAR या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CAV। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है भूमि को कोलाइडी ससंजन और असंजन गुण किसके कारण प्राप्त होता है, मूल पदार्थों द्वारा, उत्तरजात खनिजों द्वारा, प्राथमिक खनिजों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तरजात खनिजों द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है निम्नलिखित में से उत्तरजात खनिज है। ठीक है, हॉर्नब्लैड, इलाइट या आर्थोक्लेज, फेल्सपार या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इलाइट जो होता है ये उत्तरजात खनिज होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है यदि बहते हुए पानी की गति 2 गुनी कर दी जाए तो उसके साथ वहन करने की क्षमता कितना गुना अधिक बढ़ती है, 2 गुना, 64 गुना, 32 गुना या 8 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 64 गुना अधिक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा घास के मैदानों से मृदा नमूने कितनी गहराई से लेते हैं। तो घास के जो मैदान होते हैं तो मृदा नमूने के लिए कितनी गहराई से लेते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर, 0 से 8 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर या 40 से 80 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक मृदा नमूना लेते हैं। ठीक है, घास के जो मैदान होते हैं उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है गन्ना प्लस आलू की खेती किसका एक उदाहरण है। गन्ना के साथ आलू अगर बो रहे हैं तो किसका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। मिक्स क्रॉपिंग का या सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का या मल्टीपल क्रॉपिंग का या टेलीटॉक्सिन क्रॉपिंग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का, यानी कि बी ऑप्शन, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है तेल निर्माण के लिए फसलों को किस तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछ रहा है तेल निर्माण के लिए किन फसलों के पोषक तत्व की आवश्यकता, सल्फर की आवश्यकता पड़ती है या पोटास की या नाइट्रोजन की या फास्फोरस की। तो तेल निर्माण के लिए फसलों को सल्फर की आवश्यकता होती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि झुलसा रोग किसकी कमी से होता है, सल्फर की कमी से, जेडन की कमी से, लोहा तत्व की कमी से या तांबा की कमी से। तो यहाँ पर झुलसा जो रोग लगता है किसकी कमी के कारण लगता है, ये सल्फर की कमी के कारण लगता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है बरसीम की बुआई करते हैं, कौन से महीने में बरसीम की बुआई करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला अक्टूबर में, दिसंबर में, जनवरी में या मार्च में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर के महीने में बरसीम की बुआई करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 82, बरसीम के बीज से कासनी के बीज को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं गुड़ का घोल, नमक का घोल, राइजोबियम कल्चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं बरसीम के बीज और कासनी के बीज एक समान होते हैं, तो उसके बरसीम के बीज में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो इसमें देख लिए ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें नमक के घोल का प्रयोग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में आया है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी के ये सब जितने भी क्वेश्चन कराने टॉप लेवल के हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है राइजोबियम जेपोनिकम नामक जीवाणु का प्रयोग किस फसल से किया जाता है, बरसीम, राइजोबियम, ज्वार या उड़द। ठीक है, राइजोबियम जो जेपोनिकम नामक जीवाणु होता है कौन सी फसल के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ सोयाबीन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है हिमानी एक जाति है, किसकी है, धान की है, जौ की है, ज्वार की है या लहसुन की है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमानी जो एक जाति है ये जौ की हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है तंबाकू में नत्रजन अधिक देने से बढ़ता है, निकोटीन बढ़ता है, प्रोटीन बढ़ता है, उपज बढ़ती है या वसा बढ़ता है। तो तंबाकू के अंदर अगर हम नत्रजन की मात्रा अधिक देंगे तो क्या बढ़ेगा, निकोटीन की मात्रा अधिक बढ़ेगी। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किस क्रिया के लिए अनुकूलतम है, डिनाइट्रीकरण के लिए, डिनाइट्रीकरण के लिए, नाइट्रीकरण के लिए, डिनाइट्रीकरण के लिए, अमोनीकरण के लिए या वाष्पीकरण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नाइट्रीकरण के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूलतम माना गया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की खपत होती है 50 किलोग्राम, 32 किलोग्राम, 62 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 32 किलोग्राम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा सुपर फास्फेट को फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना सुपर फास्फेट में फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है, 25%, 50%, 70% या 80%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 50% पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है विस्फोटी उर्वरक है, आपको बताना है विस्फोटी उर्वरक कौन सा है, इसमें से डीएपी, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि विस्फोटी उर्वरक के नाम से जाना जाता है अमोनियम नाइट्रेट। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कंपोस्ट गड्ढे की गहराई रखते हैं 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट या 7 फीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का, यानी कि कंपोस्ट गड्ढे की गहराई कितनी रखते हैं, 4 फीट रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है शैवाल यानी कि एल्गी का प्रयोग अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किस फसल में करते हैं, धान हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान के फसल में एल्गी और शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है मैक्सिकन गेहूँ कितनी गहराई पर बोते हैं, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। तो मैक्सिकन जो गेहूं होता है इसकी गहराई कितनी रखते हैं बुआई में, तो 5 सेंटीमीटर रखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 कर रहा है अंडे के तेल का प्रतिशत होता है, अरंडी जो होती है उसमें तेल की प्रतिशत कितनी मात्रा पाई जाती है, 52%, 42%, 38% या 44%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अरंडी में 52% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94
चना किस प्रकार का पौधा है? एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, आबीजपत्री है या बहुबीजपत्री है? तो चना के बारे में आप लोग जानते हैं, ये क्या होता है? द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, यानी कि बाजरा में अधिक होता है। ठीक है, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है, प्राय परपरागण होता है, प्राय स्वपरागण होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा, बाजरा में अधिक होता क्या होता है? परपरागण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है मृदा निर्माण एवं विकास का अध्ययन कहलाता है एडाफोलॉजी, पेडोलॉजी, जियोलॉजी या जूलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेडोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है 2%, 1% से कम, या 5% या 0%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 1% से कम मात्रा पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है हरी खाद और जोत कर दबाने का मुख्य समय क्या होता है? ठीक है, हरी खाद जो भी होते हैं बोते हैं, जैसे मान लीजिए सनई हो गया, ढैंचा हो गया, ठीक है, और दाल वर्ग कुछ आती हैं, तो उनको अगर हम बुआई करते हैं तो जुताई करके दबाना किस समय करना चाहिए? फूल आने के समय, या CN कम हो जाए, या कार्बनिक पदार्थ अधिक हो जाए, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ये चारों चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। ठीक है, यानी कि जब फूल आने के समय, जब फूल आ जाए तब उसको पलट देना चाहिए, या जब CN कम हो जाए तब ये पलट देते हैं। ठीक है, या कार्बनिक पदार्थ अधिक हो जाता है तब ये क्रिया करते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है बोर्डो मिक्सचर है, कवकनाशी है, हर्बिसाइड है, खरपतवारनाशी है, पेस्टिसाइड है? तो बोर्डो मिक्सचर एक प्रकार का क्या होता है? कवकनाशी होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है भारत में बोनी जाति के गेहूं का आवागमन कब हुआ? 1963 में, 1948 में, 1975 में, 1863 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में बौनी जाति के गेहूं का आवागमन कब हुआ? 1963 में हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है रबी की फसलों को पकने के लिए आवश्यकता होती है गर्म जलवायु, अल्प प्रदीप्तिकालीन दशाओं का, गर्म शुष्क जलवायु, दीर्घ प्रदीप्तिकालीन दशाओं का, ठंडी जलवायु, अल्प प्रदीप्ति दशाओं का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, गर्म और शुष्क तथा दीर्घ प्रदीप्तिकालीन दशाओं का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 का किस वर्ग के फसलों को तेज गर्मी और शुष्क हवाएं और लू सहन करने की क्षमता सबसे अधिक रखी जाती है? रबी वाली फसलें, जायद वाली फसलें, खरीफ वाली फसलें, या रबी और जायद दोनों? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रबी वाली जो क्रॉप्स होती हैं ये क्या होती हैं? गर्मी और शुष्क हवाएं लू को सहन करने की अधिक क्षमता पाई जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा रेसे वाली फसल है। ठीक है, आपको बताना है रेसे वाली फसल कौन सी है इसमें से। तो रेसे वाली फसल देख लेते हैं, कपास, जूट, सनई, गेहूं, कपास, जूट, सनई, पटसन, जूट, जौ, और मसूर, जई, पटसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, जूट और सनई। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गेहूं ये तो है नहीं, इसमें दाल आ जा रही है, बाकी इसमें जौ आ जा रहा है। तो ठीक है, ये सब कपास वाली इसमें नहीं है, रेसे वाली। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 मूंग, उर्द, मूंग, सनई, मटर, अरहर फसलें हैं। ठीक है, उथली जड़ वाली हैं, गहरी जड़ वाली हैं, जड़ों पर ग्रंथियां होती हैं, या अधिक पानी चाहने वाली क्रॉप्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है धान, कपास, चना को किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? ठीक है, दोमट भूमि की, या भारी भूमि की, या हल्की भूमि की, या ऊसर भूमि की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि धान, कपास, चना, इन सबको भारी मृदाओं की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त औसत तापमान चाहिए
15 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गेहूं के जमाव के लिए उपयुक्त औसतन तापमान कितना होने की आवश्यकता होती है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गेहूं के जमाव अच्छा होता है, ठीक है, अंकुरण अच्छा होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है दोस्तों, गेहूं की फसल को पकते समय औसतन तापमान होना चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं का जब परिपक्व होता है तो उस समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लों के प्रभाव को नष्ट करता है, कैल्शियम करता है या पोटेशियम करता है, जस्ता करता है या तांबा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि ए कैल्शियम करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रोनॉमी के। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है एच 86, यूपी 1109, गिरजा, सोनालिका, VL 404, VL 421 गेहूं की जातियां किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, असिंचित क्षेत्रों के लिए, सिंचाई के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये सब किस्में विकसित की गई हैं, चाहे HS 86 हो, चाहे UP 1109 हो, गिरजा, सोनालिका, VL 404, VL 421, ये सब किस्में जो है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, गेहूँ की बौनी जातियों में दाना तथा भूसे का अनुपात होता है 4:5, 3:4, 1:2, 5:6। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है गेहूँ में मात्र एक सिंचाई उपलब्ध होने पर कब करनी चाहिए? अगर गेहूं में एक सिंचाई ही उपलब्ध हो पा रही है तो किस समय करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है मूल जड़ निकलने के बाद, यानी कि 30 दिन बाद, कल्ले बनते समय, दाना पकते समय या फूल आते समय। तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल जड़ निकलने के बाद, यानी कि 30 दिन पर करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं में दूसरी सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं? फूल आने के समय, कल्ले बनते समय, गांठ बनते समय या दूध बनते समय? अगर आप लोग एग्रीकल्चर को कोई एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को उठाकर रखा जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 112 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फूल आने के समय दूसरी सिंचाई करते हैं गेहूँ में। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 का। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा हानि किस रोग के कारण होता है? गेरोई रोग के कारण, कंडुआ रोग के कारण या करनाल बंड के कारण या अनावृत कंडुआ के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गेरोई रोग, यानी कि रतुआ रोग जिसको कहते हैं, इसके कारण गेहूं को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ की बौनी जातियों की औसतन उपज क्या होती है प्रति हेक्टेयर? 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 40 से लेकर 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। जो गेहूं की बौनी जातियां होती हैं उनसे इतनी उपज प्राप्त आसानी से की जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। मृदा एक प्रकार का पदार्थ है, किस प्रकार का है? भौतिक है, प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है या रासायनिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये एक प्रकार की प्राकृतिक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शैवाल का, बैक्टीरिया का, कवक का या उपरोक्त में से सभी का? तो 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल का प्रयोग करते हैं। जानते हैं शैवाल हो गया, एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, इन सब का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है देर से रोपाई करने की दशा में एक स्थान पर कितने पौधे रोपने चाहिए? 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6 या 1 से 2? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 पौधे अगर देरी से रोपाई कर रहे हैं तो 1 से 3 से 4 पौधे को रोपना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है धान में खरपतवार नष्ट करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग हम कल्ले अधिक निकलते हैं? ठीक है, खुरपी का, पेडी वीडर का या पोटैटो कल्टीवेटर का या हैंड हो का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का, यानी कि पेडी वीडर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा धान के घास
धान में घास जाति तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्यूटाक्लोर का, प्रोपेनिल का, या स्टैम्प F34 का, या उपरोक्त में से सभी। ये सब जो दवा हैं, ठीक है, धान की जो चौड़ी पत्ती खरपतवार लगते हैं धान के अंदर, तो कौन सी इसमें से दवा का प्रयोग करेंगे नियंत्रण के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। ये सब जितने ब्यूटाक्लोर हो गया, प्रोपेनिल हो गया, स्टैम्प F34 हो गया, यह चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के लिए धान की खेती के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है धान में कितने प्रतिशत चावल निकलता है? ठीक है, आपको बताना धान में कितने प्रतिशत चावल निकलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66%, 50%, 80% या 90%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66% चावल निकलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरे की YL6 जाति किस रोग के प्रति अवरोधी है? ठीक है, हरित बाली रोग के लिए, अर्गट रोग के लिए, कंडुआ रोग के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हरित बाली की रोग के लिए ये जो YL6 बाजरे की प्रजाति है ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ठीक है, ये अवरोधी है हरित बाली रोग के लिए जो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की जाति कौन सी है? बारबेंडस है, आर्बोरियम है, या हिरसुटम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कपास की प्रजाति उगाई जाती हैं वो हो जाएगी हिरसुटम, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस प्रांत से अधिक होता है? ठीक है, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, या हरियाणा से, या महाराष्ट्र से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का, यानी कि डी वाला। आप लोग जानते हैं जो है कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कपास के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, छठवां स्थान, पांचवां स्थान, या छठवां स्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पहला स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है इसका पूरे विश्व में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास की खेती के लिए भूमि का pH मान कितना होना चाहिए? 5.5 से 8.5, 3.5 से 5.5, 8.5 से 9.5, या 9.5 से अधिक। तो कपास की खेती के लिए भूमि का pH मान कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा 5.5 से लेकर 8.5, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जल विलय है? ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट, बेसिक स्लेग, या डाई कैल्शियम फास्फेट, या अस्थि चूर्ण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है ये जल विलय उर्वरक है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSP इसको कहा जाता है, ठीक है, SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिंक सल्फेट का छिड़काव चूना के कितने प्रतिशत घोल के साथ करना चाहिए? 0 से 5%, 0.50, या 0.25, या 1.25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 का, यानी कि 0.25%। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर। क्वेश्चन नंबर 128 के निम्नलिखित में से अधिकतम फास्फोरिक एसिड होता है? कंपोस्ट में, गोबर की खाद में, हड्डी के चूरे में, या अंडे की खली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड्डी के चूरे में सबसे ज़्यादा फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक तत्व नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है, ये आप ध्यान देंगे। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, और ये पोटेशियम है, ठीक है। तो यहाँ पे 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम क्या प्राथमिक नहीं है? प्राथमिक में NPK ये प्राथमिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम प्राथमिक हो जाएंगे। कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, और सल्फर ये सेकेंडरी में आ जाएंगे, द्वितीय पोषक तत्व में आ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है भूमि में जैविक पदार्थ मिला देने पर भूमि का अपेक्षित घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कम हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कम हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर।
क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है खरबूजा, तरबूजा और ककड़ी उगाई जाती है रेतीली भूमि में, अम्लीय भूमि में, दोमट में भूमि में या क्षारीय भूमि में। तो ककड़ी, तरबूज, ककड़ी और खरबूज ये सब कैसी भूमि में उगा सकते हैं? रेतीली भूमि में उगा सकते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊसर भूमि की फसल है? ठीक है, कपास, जौ, धान, गेहूँ, जौ, धान, मटर, कपास और आलू, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इसमें से बताना है ऊसरी भूमि की फसल कौन सी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कपास, जौ और धान ये कैसी है, यानी इनको ऊसरी भूमि में हम आसानी से लगा सकते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है दक्षिणी भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? मूंगफली है, तिल है, कुसुम है या राई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मूंगफली। ठीक है, यह दक्षिणी भारत की मुख्य तिलहनी फसल मानी जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है मृदा आरक्षक फसलें कौन सी हैं? मूंग है, बरसीम है या सनई है या उपयुक्त में से सभी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। ये सब मृदा आरक्षक फसलें कहलाती हैं। ठीक है, मृदा को बांधने का काम करती हैं, मृदा को एक स्थान से बहने नहीं देती हैं। ऐसी फसलों को क्या कहते हैं? आरक्षक फसलें कहते हैं। ठीक है, मूंग भी ये काम कर सकती है, बरसीम भी कर सकती है और सनई भी कर सकती है, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 रिजका यानी कि लूसन फसल है, एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय या उपयुक्त में से सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रिजका जो होती है, लूसन जिसको कहा जाता है, ये बहुवर्षीय क्रॉप्स है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है गेहूं की बौनी किस्मों की बुआई का मुख्य समय क्या होता है? नवंबर से द्वितीय पखवाड़ा, नवंबर से प्रथम सप्ताह, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा या दिसंबर का प्रथम सप्ताह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नवंबर का प्रथम सप्ताह, ये हो जाएगा गेहूं की बौनी किस्मों के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर 137 करा प्रत्येक सिंचाई पर गेहूं की फसल को कितना गहरा पानी देना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर देना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है गेहूं की पंक्ति में पंक्ति की दूरी रखनी चाहिए, पंक्ति से पंक्ति गेहूं की कितनी दूरी रखनी चाहिए? 18 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का यानी कि बी वाला 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीज उत्पादन के लिए है, ना कि वैसे है। ठीक है, बीज उत्पादन के लिए शुद्ध बीज प्राप्त करना है, तो बीज उत्पादन के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है गेहूं की बुआई दिसंबर के अंत में करने पर फसल को किस विधि से बोना चाहिए? डिबलर से, छिड़काव से, कोड़ से या रोपाई करके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला कोड़ विधि से बोना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है बीज की मात्रा कम होने पर या नया बीज होने पर गेहूं की बुआई किस विधि से करनी चाहिए? सीड ड्रिल द्वारा, डिबलर द्वारा, कोड़ विधि द्वारा या छिड़काव विधि से? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डिबलर द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है 1 हेक्टेयर नर्सरी में धान के कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है? ठीक है, 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के कितने क्षेत्र की रोपाई कर सकते हैं? 10 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर या 25 हेक्टेयर या 30 हेक्टेयर? अगर आप नर्सरी 1 हेक्टेयर लगाए हैं तो कितने क्षेत्र पर आप रोपाई कर सकते हैं, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर 1 हेक्टेयर नर्सरी लगाए हैं तो 15 हेक्टेयर हम धान की रोपाई आसानी से कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 धान की बुआई के लिए किस महीने में नर्सरी डालते हैं? अप्रैल में, जून में, जुलाई में या दिसंबर में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का यानी कि जून के महीने में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा धान की भीगी विधि प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए बीज की मात्रा होनी चाहिए? 200 ग्राम, 700 ग्राम, 500 ग्राम या 1200 ग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 700 ग्राम। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। 144 नंबर कह रहा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान की पौध तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? भीगी विधि, शुष्क विधि, डेपोक विधि या उपरोक्त में से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शुष्क विधि। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर।
क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है सीता जाति है, धान की है, मटर की है, बरसीम की या गेहूं की। तो सीता एक जाति किसकी है? धान की है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है ज्वार की संकर प्रजाति है, CSH1, CSH5, CSH6 या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से सभी। ज्वार की ये सब संकर किस्में हैं, CSH1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है स्वर्ण प्रजाति है किसकी? बाजरा की है, ज्वार की है, फूल गोभी की है या प्याज की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का यानी कि ज्वार की। ठीक है, स्वर्ण किसकी प्रजाति है? ज्वार की। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है ज्वार की फफूंदी और गिरोई प्रतिरोधी जाति है, CSV2, CSV4, CSV3 उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CSV4 जो है ये ज्वार की फफूंद और गिरोई रोगी प्रतिरोधी जातियां हैं। ठीक है, इसमें नहीं लगेगा इस किस्म में। उसके बाद 149 नंबर कह रहा है अधिक उपज लेने के लिए ज्वार को कब बोना चाहिए? मई में, जुलाई में, अगस्त में या जनवरी में। तो अधिक उपज लेने के लिए ज्वार को कब बोना चाहिए? ये बोना चाहिए यानी कि जुलाई के महीने में बोना चाहिए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है बाजरा और ज्वार को कूड़ों में कितनी गहराई पर बोना चाहिए जबकि इनको 45 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, 3 से 4 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 3 से 4 सेंटीमीटर। ए फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 नंबर कह रहा है चने की देसी जातियों के लिए बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर क्या है जबकि काबुली जातियों की बीज मात्रा 100 से लेके 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ठीक है, देसी चने के बारे में बीज बताना है 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगता है, जबकि यहाँ पर काबुली चना जो वाइट वाला चना होता है उसके बारे में दिया है 100 से लेकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। तो पहला ऑप्शन है 80 किलोग्राम, दूसरा 60 किलोग्राम, तीसरा 100 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 125 किलोग्राम। तो 151 का हो जाएगा यहाँ पर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है चने की फसल को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई होते ही शीर्ष शाखा को तोड़ने को क्या कहते हैं? नीपिंग कहते हैं, कटिंग कहते हैं, टेसलिंग कहते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो इसको कहते हैं नीपिंग कहा जाता है। ठीक है, चने की फसल है उसको 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के जब हो जाते हैं तो ऊपर की शाखा को उसको तोड़ दिया जाता है यानी कि नोच दिया जाता है, तो कुपोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? नीपिंग क्रिया कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काबुली चने की पैदावार प्रति हेक्टेयर क्या होती है? 12 से 15 क्विंटल, 20 से 25 क्विंटल, 5 से 8 किलो क्विंटल या 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 12 से लेकर 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर काबुली चने की पैदावार होती है 1 हेक्टेयर में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में तंबाकू सबसे अधिक कहाँ पैदा की जाती है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोवियत संघ में या जापान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा किया जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अधिक हैं, 260 क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कराएंगे। एग्रोनॉमी की क्वेश्चन 260 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आपको एग्जामों में इसी सीरीज में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप इन सब 260 क्वेश्चनों को सभी लोग पढ़ के जरूर जाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है तंबाकू के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 से 6 या 3 से 4, 8 से 9 या 10 से ऊपर पीएच मान होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तंबाकू की खेती के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 से 6 पीएच होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 18%, 30%, 25% या 46%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 156 का यानी कि 25% होता है। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा है तो नाइट्रोजन की मात्रा हो जाएगा 25% यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का विभंजन करते हैं केवल वायुजीवी जीवाणु के लिए, केवल अवायुजीवी जीवाणु के लिए, दोनों प्रकार के जीवाणु के लिए, एक्टिनोमाइसीटीज के लिए। तो 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दोनों प्रकार के जीवाणुओं के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मतलब जैसे वायुजीवी जीवाणु के लिए, अजीवी जीवाणु दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का विभंजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 नंबर कह रहा अवायुजीवी जीवाणु होते हैं एजोक्टोबैक्टर प्रजाति के या पास्चुरियानम
प्रजाति के या राइजोबियम प्रजाति के या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पास्चुरियानम नामक प्रजातियों के बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा हुआ है उर्वरक जो घोल के रूप में छिड़का जाता है, फास्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या डीएपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूरिया को घोल के रूप में छिड़का जाता है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडी किस कुल का पौधा है। ठीक है, ग्रेमेनी, क्रूसिफेरी, यूफोरबिएसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है अंडी जो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है घास कुल यानी कि ग्रेमिनी फैमिली है, गेहूं है, गन्ना है, मक्का है या उपयुक्त में से सभी है। तो ग्रेमिनी फैमिली बताना है कौन सा इसमें से जो है फसल आती है ग्रेमिनी कुल में। तो 161 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, गन्ना भी ग्रेमिनी में आएगा, गेहूं भी आएगा और मक्का भी आएगा, तीनों मतलब आ जाएंगे क्रॉप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 शुष्क खेती वहाँ करते हैं जहाँ वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम। तो शुष्क खेती किसे कहते हैं, डी वाला ऑप्शन इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा फार्म पर फसल उगाने के साथ पशुपालन को कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, सिंगल क्रॉपिंग या पशुपालन कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को मिक्स फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहन और तिलहन दोनों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, ये कुसुम है या मक्का है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, दलहन और तिलहन वाला जो होता है कौन सी फसल है इसमें से 164 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन जानते हैं एक प्रकार की दलहनी और तिलहनी दोनों क्रॉप्स आती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है मक्का, गेहूं और बाजरा फसल चक्र है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष का है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि दोमट भूमि में लाइम स्टोन के प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं, 2.5 टन, 5 टन, 8.75 टन या 7.05 टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 166 का, यानी कि बी 5 टन प्रयोग करते हैं लाइमस्टोन का। ठीक है, अगर भूमि दोमट भूमि है तो लाइमस्टोन प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, 5 टन प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है मेरे दोस्त, यानी कि प्रोटीन बहुलक मक्का में कौन सी प्रजाति है। ठीक है, प्रोटीन बहु मक्का की कौन सी प्रजाति है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, प्रोटीना है, कंचन है, श्वेता है या मंजरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोटीना के अंदर ये मक्के की वैरायटी है प्रोटीना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका वैरायटी का नाम है प्रोटीना। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है अधिक उपज प्राप्त करने के लिए मक्का को कब बोना चाहिए। ठीक है, अधिक उपज प्राप्त करना है तो मक्का को किस समय बोना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है जून का प्रथम पक्ष, मार्च का द्वितीय पक्ष, मई का द्वितीय पक्ष या सितंबर का प्रथम पक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 168 का, यानी कि जून का प्रथम पक्ष। अगर अधिक मक्का की उपज प्राप्त करना तो इस समय जून के प्रथम पक्ष में बो देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है संकर मक्का के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है, 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 50 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है मक्का के बीजों को कूड़ों में कितनी गहराई पर बोना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर, 8 से 9 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है बाजरा का वनस्पतिक नाम क्या होता है, सोरगम बाइकलर, पेनिसेटम, टाइफ्राइटम, ब्रेस्का कंपेस्टिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसेटम टाइफाइट्रस। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कपास के रेशे का उत्तम रंग क्या होना चाहिए, सफ़ेद, काला, पीला या लाल। तो आप लोग जानते हैं कपास किस कलर की होती है, तो वही कलर इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है,
तो सफ़ेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है मूंगफली की मूंगफली की चंद्रा किस्म में सबसे अधिक तेल कितने प्रतिशत पाया जाता है? 50%, 81%, 60% या 30%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, 81% पाया जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पर। क्वेश्चन नंबर 174 का मूंगफली की किस प्रकार की जातियों में क्राउन रूट इनिशियनस नहीं होता है? देशी में, फैलने वाली में, गुच्छेदार में या अर्ध फैलने वाली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशी में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है मूंगफली की फैलने वाली जातियां पकती हैं देर से, जल्दी से, बहुत देर से या एक साथ? तो ये देर से पकती हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 नंबर कह रहा है मूंगफली की ज्योति किस्म कहाँ के लिए अनुमोदित है? मध्य प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए या बिहार के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश के लिए। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 के लिए। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है तंबाकू के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? लोना मिट्टी, काली मिट्टी, भाट मिट्टी या भारी मिट्टी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोना मिट्टी तंबाकू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजामुंदरी, कटक, दिल्ली या शिमला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राजामुंदरी के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है हुक्का तंबाकू एक जाति है गोभी की, भाग्यलक्ष्मी की, भवानी स्पेशल या कुर्चा? तो हुक्का तंबाकू की कौन सी इसमें से एक वैरायटी है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि गोभी जो है, हुक्का तंबाकू एक गोभी की प्रजाति है। ठीक है, गोभी वो गोभी नहीं है वेजिटेबल्स वाली, ये हुक्का तंबाकू होता है। तंबाकू कई प्रकार के निर्माण किया जाता है, तो हुक्का तंबाकू बनाने के लिए गोभी वैरायटी है इसकी। ठीक है, तो इसका प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है भाग्यलक्ष्मी किसकी प्रजाति है? खाने वाली तंबाकू का, चिरुट तंबाकू का, हुक्का तंबाकू का या सिगरेट तंबाकू का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग्यलक्ष्मी एक खाने वाली तंबाकू की वैरायटी है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा हाई टपिंग किस में पाई जाती है? सिगरेट में, हुक्का में, बीड़ी में या सिगरेट में? तो 181 का हो जाएगा यानी कि सिगरेट के अंदर हाई टपिंग पाई जाती है। ठीक है, ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है मूंगफली की खली में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है 7.4, 1.5, 1.3 या 2.5? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 1.5% पाई जाती है। मूंगफली की खली में फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1.5% तक पाई जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पर। क्वेश्चन नंबर 183 कह किस पशु के गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है? भेड़ के, घोड़ा के, गाय के या हाथी के? इस टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। ठीक है, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भेड़ के जो गोबर होती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 बेसिल स्लैग का प्रयोग करते हैं बुआई से पहले, बुआई के समय, कटाई के समय या बुआई के बाद? तो बेसिल स्लैग का प्रयोग किया जाता है बुआई के पहले मेरे दोस्त। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है जीवाश्म के अपघटन के समय निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है? ठीक है, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक या जीवाणु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला प्रोटोजोआ। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पर। दोस्तों थोड़ा स्पीड से हम चल रहे हैं इसलिए कि कम समय में आप लोगों को 260 जो क्वेश्चनों का लक्ष्य रखा गया है एग्रोनॉमी के कंप्लीट कराने को, और कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 नंबर कह रहा है मक्का, गन्ना, गेहूं, पेड़ी का फसल चक्र है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का या 4 वर्ष का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मक्का, गेहूँ और ये गन्ना, इन तीनों का जो फसल चक्र है। ठीक है, यहाँ पे पेड़ी दिया है इसलिए 3 वर्ष का हो जा रहा है। ठीक है, गन्ना जो होती है पेड़ी के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 वर्ष का हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है रक्षक फसलें हैं। ठीक है, जो हमारा रक्षक करने का काम, कोई क्रॉप लगाएं उसके किनारे पे हम उस क्रॉप को लगा दिए ताकि वो कीट पतंगों और रोगों कीटों से रक्षक करें। ठीक है, तो ऐसी फसल कौन सी है? पटसन है, अरंडी है, अरहर है या उपरोक्त में से सभी है? तो 187 का हो जाएगा यानी कि डी वाला। ठीक है, अरंडी का प्रयोग भी कर सकते हैं, पटसन का और अरहर का भी प्रयोग हम रक्षक फसलों के रूप में लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188। सोलेनेसी फैमिली की फसल है
आलू है, तम्बाकू है, बैगन है या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आलू भी सोलेनेसी फैमिली से है, तम्बाकू भी और बैगन भी, तीनों सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 189 क्वेश्चन करा, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद हमेशा किस प्रकार की फसल को बोना चाहिए? उथली जड़ वाली, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गहरी जड़ वालों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए। ठीक है, ये फसल चक्र है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190, एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। तो 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसी क्रॉप को क्या कहते हैं जो एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाते हैं, तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है, ओराइजा सेटाइवा निम्नलिखित में से किस फसल का वानस्पतिक नाम है? गेहूं का है, धान का है, मक्का का है, चना का है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा धान। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192 पे। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है, भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गन्ना का, धान का, गेहूं का या आलू का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धान का। ठीक है, 192 का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा है तो धान हो जाएगा इसमें। और 193 नंबर क्वेश्चन करा, विश्व में समस्त चावल उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत पैदा करता है? 10%, 18%, 30% या 40%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अकेले भारत 18% उत्पादन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194 करा, धान की खेती के लिए 6.5 pH वाली भूमि सबसे उपयुक्त होती है, जबकि उसके लिए सर्वोत्तम भूमि होनी चाहिए बलुई, भारी दोमट, मटियार या अम्लीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारी दोमट भूमि ये सर्वोत्तम मानी जाती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है, टा 3, टा 9, यन 10 और नरेंद्र 2 धान की एक सुगंधित प्रजाति की औसतन उपज कितनी होती है? ठीक है, ये सब धान की एक सुगंधित प्रजाति हैं, इनकी औसतन उपज कितनी होती है ये आपको बताना। 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से 35 क्विंटल। ठीक है, प्रति हेक्टेयर, यानी कि उपज कम होती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है, बासमती, हंसराज, राजभोग, मोतीचूर, लंगड़ा, तिलक, सुखदास, विष्णुपराण या श्याम जीरा धान की प्रजातियां हैं, देसी हैं, बौनी हैं, लंबी हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सब जितनी प्रजातियां हैं ये देसी प्रजातियां हैं। ठीक है, बासमती हो गया, हंसराज हो गया, राजभोग है, मोतीचूर हो गया, लंगड़ा, तिलक और खुशदास, विष्णुपराग, श्यामजीत, जीरा धान, ये सब देसी जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक विधि से कपास के रेशे तथा बीज को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनियम सल्फेट, सांद्र गंधक का अम्ल का या जिंक सल्फेट या उपरोक्त में से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांद्र गंधक का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है, अमेरिकन कपास की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? अप्रैल के द्वितीय सप्ताह, मार्च या मई का अंतिम सप्ताह या अगस्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में अमेरिकन कपास की बुआई का उत्तम समय माना गया है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 कर रहा है, कपास में नमी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? जमाव के समय, फूल निकलते समय, गूलर बनते समय या उपयुक्त में से सभी? तो नमी की मात्रा कब सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? यानी कि तीनों समय आवश्यकता होती है, जमाव के समय भी, फूल निकलते समय भी और गूलर के बनते समय भी। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है, देसी कपास में कपास की अधिक बढ़वार रोकने और गूलरों का आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साइकोसिल का, ब्रेसिकाल का या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का या उपयुक्त में से सभी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि साइकोसिल का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201, शरदकालीन गन्ने की अपेक्षा वसंतकालीन गन्ने के उर्वरक देते हैं? कम देते हैं, अधिक देते हैं, बराबर देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 201 का कम देते हैं। ठीक है, शरदकालीन गन्ने की अपेक्षा वसंतकालीन गन्ने में उर्वरक जो होते हैं कम देते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 202 कह रहा है, गन्ने में सिंचाई कितनी गहराई पर करनी चाहिए? 8 से 10 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर गन्ने में सिंचाई करते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है, गन्ने के पकने पर
ब्रिक्स कितना प्रतिशत होना चाहिए, 18%, 10%, 28% या 35%। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 203 का, यानी कि 18% होना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 204 पर। 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स प्रतिशत ज्ञात करते हैं लेक्टोमीटर से, रिफ्रेक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिफ्रेक्टोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, ब्रिक्स प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ठीक है। 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रेनम वैज्ञानिक नाम है, बरसीम का, धान का, सोयाबीन का या फूल गोभी का। तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रेनम वैज्ञानिक नाम किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि बरसीम का। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बरसीम की उगाई जाने वाली एक प्रजाति है। ठीक है। डिप्लॉइड होती है, टेट्राप्लॉइड होती है, मोनोप्लॉइड होती है या ट्रिप्लॉइड होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो बरसीम उगाई जाती है वो किस प्रकार की प्रजाति होती है, ये आपको बताना है। ये वो होती है टेट्राप्लॉइड, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है बरसीम की IGFRIS 99 एक जाति का दूसरा नाम क्या है, वरदान है या मिसकावी है, टा 678 है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वरदान। वरदान को किस नाम से जानते हैं, IGFRIS 99 एक। ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208 पर। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है बरसीम के टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड जातियों को मिलाकर बोना चाहिए जिसका अनुपात रखते हैं 2:1, 2:4, 1:2, 1:4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2:1 रखते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 209 अरहर एक अगेती जाति है, टा 21, टा 7, टा 17 उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, टा 21। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है तोरिया की टा 9 जाति काली रंग की है और टा 36 जाति किस रंग की है, पीली होती है, सफ़ेद होती है, काली होती है या लाल होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पीले कलर की जाति होती है। ए ऑप्शन इसमें कलर हो जाएगा। टा 9 जो है ये काले रंग की होती है, लेकिन टा 36 जो जाति है ये पीली कलर की सरसों होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 जो होती है किसकी हरी खाद में नाइट्रोजन की सर्वाधिक होती है। ठीक है। कौन सी ऐसी है जिसमें आपको बताना नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है हरी खाद के अंदर, सेंजी, ढेंचा, सनई या उड़द। ठीक है। 211 का क्या करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेंजी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये हरी खाद है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 212 पर। क्वेश्चन नंबर 212 सनई में नमी की प्रतिशत मात्रा होती है 75%, 86%, 44% या 92%। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 212 का, यानी कि 75%। सनई में नमी की प्रतिशत मात्रा होती है 75%, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा मछली की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, 4.1%, 2.4%, 16% या 18%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मछली की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 4.10% पाई जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, एमाइड के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 214 का, यानी कि एमाइड के रूप में पाई जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन की कमी से पौधों को कौन से भाग सबसे पहले प्रभावित होता है, पुरानी पत्ती, नई पत्ती, तना या जड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पुरानी पत्ती पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव जो होता है सबसे पहले लक्षण दिखाई देता है पुरानी पत्ती। 216 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की फसल में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का प्रयोग वर्जित है, नाइट्रेट का, अमोनिया का, पोटास का या यूरिया का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नाइट्रेट का। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 217 नंबर क्वेश्चन कर रहा सेलेजा प्रजाति है किसकी, गेहूं की, धान की, मक्का की या बाजरा की। तो सेलेजा जो प्रजाति है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रजाति है, ये गेहूं की प्रजाति है। ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पर। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है शोधित बीज प्रयोग कर लेना चाहिए 3 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 218 का, यानी क्या 15 दिन के अंदर। 219 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से एक वर्षीय फसल चक्र है, मक्का, तोरिया, गेहूँ, मक्का, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ, धान, बरसीम, गेहूँ या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का, तोरिया, गेहूँ। ठीक है। एक वर्षीय फसल चक्र है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है ग्राम सेवक पाक्षिक कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से, पंतनगर से, कानपुर से या दिल्ली से? ठीक है, ग्राम सेवक एक पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये पंतनगर से प्रकाशित होती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 पर। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली गेहूं की मुख्य जाति है। ठीक है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सी जाति को उगाया जाता है। ट्रिटिकम स्टाइवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम या ट्रिटिकम मोनाकोकम। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्रिटिकम स्टाइवम ही उगाई जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है बीज वर्धन हेतु गेहूँ के लिए विस्थापन दूरी कितनी रखते हैं? ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर? ठीक है, अगर शुद्ध बीज प्राप्त करना है तो उसके लिए गेहूं के जो दूरी है, डिस्टेंस कितनी रखते हैं? तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे? 222 नंबर का क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है बाजरे की संकर प्रजाति है। बीज 104, बी के 560, PHV 14 या उपयुक्त में से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी उपयुक्त सभी। ये जितनी भी किस्में आप देख रहे हैं BJ 104, BK 560 और PHV 14, ये तीनों कैसी प्रजाति हैं? संकर किस्में हैं बाजरे की। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 224 पर। 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास में फूल तथा गुलर झड़ने की रोकथाम के लिए क्या करें? साइकोसिल का स्प्रे करें या प्लेनोफिक्स का स्प्रे करें? उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, फ्लेनोफिक्स यानी कि वर्धक का स्प्रे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? भारत में, अमेरिका में, रूस में या जापान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भारत में की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भारत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है कपास में रेशे तथा बिनेलों को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं, उपज कहते हैं, चुनाई कहते हैं, ये उपयुक्त में से कोई नहीं कहते। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 226। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ओटाई कहते हैं। ठीक है, कपास के जो रेशे होते हैं और बिनेला उसके सीड दोनों को अलग करने को क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कपास में रोई तथा बिनोले के अनुपात को क्या कहते हैं? जिगिंग प्रतिशत, बिनोला प्रतिशत, रोई प्रतिशत या उपज प्रतिशत? तो कपास में रोई तथा बिनोले के अनुपात को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है जिनिंग प्रतिशत कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है अच्छे गुण वाली कपास की काउंट की संख्या होती है 30 से कम, 30 से 50, 50 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला 50 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है कपास के रेशे और गांठों को असमान वितरण के कारण रोस को क्या कहते हैं? नेपिनेस कहते हैं, स्थूलनेस कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, नेपिनेस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरहर में दाने और लकड़ी का अनुपात क्या होता है? 1:7, यानी कि पहले दाने का बताना है फिर लकड़ी का बताना है। ठीक है, 1:5, 1:2, 1:12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1:7। ठीक है, 1 दाना रहेगा, 7 लकड़ी रहेगी, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 पर। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है तोरिया की फसल अधिक कितने दिन की है? ठीक है, 90 दिन की, 135 दिन की, 60 दिन की या 150 दिन की? तोरिया की जो फसल है कितने दिनों तक ही रहती है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 90 दिन की फसल है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वरुणा, जिसको टा49 कहते हैं, क्रांति, कृष्णा, शेखर, सीता किसकी प्रजाति हैं? राई की हैं, तोरिया की है, अरहर की है या मटर की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये सब जितनी प्रजातियाँ हैं ये राई की हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है मूंग की वह कौन सी जाति है जिसकी फलियाँ एक साथ पकती हैं? केप 851, ज्वाहर 45, टा 51 या उपयुक्त में से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि के 851। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और काफ़ी बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 234 अंडे की एक प्रजाति है, अरुण, भाग्या, काल्पी या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, उपयुक्त सभी।
भाग्य भी है, अरुणा भी है और कालपी, ये सब तीनों जो प्रजातियां हैं ये अरंडी की हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 235 पर। क्वेश्चन नंबर 235 का तिल के प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? 3 से 4 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 13 किलोग्राम या 1 से 2 किलोग्राम। तो तिल का जो बीज दर होता है प्रति हेक्टेयर कितना होता है? ये हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम। ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 236। 236 कह रहा है मेरिबो रेसिटा पोली और मेरिबो मैग्ना पोली ओरोमास्कारा किसकी प्रजातियां हैं? गन्ना की, चुकंदर की, सूरजमुखी की या कुसुम की। ठीक है, ये सब जो प्रजातियां हैं ये किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी चुकंदर की। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 237 कह रहा है आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से बताना है आग्नेय चट्टान कौन सी है। तो 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, यानी कि बेसाल्ट भी और ग्रेनाइट और डायोराइट, ये तीनों सब जो चट्टानें हैं ये आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 238 पर। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है मृदा में स्वतंत्र रूप से नत्रजन स्थापित जीवाणु है एजोक्टोबैक्टर, राइजोबियम, बेसिलस या उपयुक्त सभी। तो मृदा में स्वतंत्र रूप से जो नत्रजन संस्थापक जीवाणु कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ए वाला हो जाएगा एजोक्टोबैक्टर, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, नत्रजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोटास पाया जाता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है भारतवर्ष में सर्वाधिक लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि तमिलनाडु के अंदर लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पूछा है यहाँ तो तमिलनाडु में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में झांसी वगैरह जो यहाँ पे ज़िले हैं इसमें लाल मिट्टी पाई जाती हैं। झांसी हो गया और विंध्याचल का जो क्षेत्र है ये सब लाल मिट्टी पाई जाती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241 पर। क्वेश्चन नंबर 241 लेटराइट मृदाओं का रंग होता है लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, काला होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट जो मृदाएं होती हैं इनका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है गन्ने के साथ अगेती आलू खोदने के बाद गेहूं को कौन सी प्रजाति को बोनी चाहिए? के 816, यूपी 319, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि के 816 और यूपी 319 ये दोनों प्रजातियों को आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है कवक कितने पीएच मान पर भूमि में क्रियाशील रहते हैं? जो कवक होते हैं फंजाई होती है ये कितने पीएच पर क्रियाशील रहती है जमीन के अंदर? 7 पीएच पर, 4.5 या 9 पीएच या 6 से लेके 8 पीएच पर। तो 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 7 पीएच पर ये कवक जो होते हैं क्रियाशील रहते हैं मृदा में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 244 सेंजी कितने कुंटल प्रति हेक्टेयर हरा पदार्थ भूमि को हरी खाद के रूप में देती है? 191 कुंटल, 257 कुंटल, 267 कुंटल या 92 कुंटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 244 का यानी कि 191 कुंटल ये हरा पदार्थ भूमि को हरी खाद के रूप में देता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 245 पर। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है चित्रा एक प्रजाति है मूंगफली की, गेहूं की, मक्का की या कपास की। काफ़ी फेमस वैरायटी है तो आपको याद होना चाहिए कि चित्रा एक प्रकार की मूंगफली की प्रजाति है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 246 नंबर कह रहा है असिंचित दशा में गेहूं की बुआई करनी चाहिए नवंबर के प्रथम पक्ष में, अक्टूबर के और द्वितीय के प्रथम पक्ष में, नवंबर का द्वितीय पक्ष या दिसंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अक्टूबर के द्वितीय पक्ष में इसकी असिंचित दशा में गेहूँ की बुआई करनी चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है प्लास्टिक मृदा है। ठीक है, प्लास्टिक मृदा कौन सी है? मटियार है, कले है, बलुई है या डोमट है। ठीक है, किस मृदा को प्लास्टिक मृदा कहते हैं ये आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 247 का यानी कि कले जो मृदा होती है इसको प्लास्टिक मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है नॉन प्लास्टिक मृदा कौन सी होती है? सिल्ट होती है, बलुई होती है, क्ले होती है या डोमट होती है। तो नॉन प्लास्टिक मृदा कौन सी हो जाएगी? बलुई। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब प्लास्टिक मृदा होती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249 पर।
क्वेश्चन नंबर 249 कह रहा है बलुई मृदा में मृतिका प्रतिशत होती है 85 से 100%, 0 से 10% या 0 से 15, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 0 से लेकर 10% तक जो होती है बलुई मृदा में मृतिका का प्रतिशत होता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है बलुई मृदा में सिल्ट प्रतिशत पाया जाता है 50 से 80, 0 से 50, 0 से 20 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, 0 से लेकर 50% बलुई मृदा में सिल्ट की मात्रा पाई जाती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है चिकनी मृदा में कितने प्रतिशत तक मृतिका पाई जाती है 20 से 50, 20 से 30, 20 से 80 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 20 से 30%। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है मृदा में ससंजन उत्पन्न होती है सूखने पर, भीगने और सूखने दोनों पर या जुताई करने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 252 का यानी कि भीगने और सूखने पर मृदा में ससंजन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 253 पर। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है किस भूमि में सिंचाई करना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होता है ऊसर, दोमट, बलुई या मटियार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बलुई मृदा होती है उसमें सिंचाई करना आर्थिक रूप से हानिकारक होता है क्योंकि सोख लेती है, कोई उसमें बहुत जल्दी सूखने का काम होता है, इसलिए इसमें बलुई मृदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 254 कह रहा है कितने दिन की अवस्था में ढैंचा को जमीन में दबाते हैं 3 सप्ताह, 15 सप्ताह, 7 सप्ताह, 20 सप्ताह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्रोनॉमी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 7 सप्ताह की जब हमारा ढैंचा हो जाए तो उसको भूमि में पलट देना चाहिए और दबा देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है मृदा जीवाणुओं का कार्य नहीं है नाइट्रोजन यौगीकरण, विनाइट्रीकरण, अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन या ह्यूमस का संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी, ह्यूमस का संश्लेषण। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ह्यूमस का संश्लेषण ये मृदा जीवाणुओं का कार्य नहीं होता, बाकी नाइट्रोजन का यौगीकरण, अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन, विनाइट्रीकरण, ये सब जीवाणुओं का कार्य होता है मृदा के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमस का संश्लेषण ये एक प्रकार का कार्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है भूमि में जल रुकता है असंजन के कारण, ससंजन के कारण या उर्वरण के कारण या संचूर्णता के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 256 का असंजन बल के कारण क्या होता है मृदा में भूमि में जल रुकता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 257 पर। क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है कंटूर कृषि कितने प्रतिशत ढाल तक की जा सकती है 30%, 50%, 70% या 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 30% वाली ढाल पर भूमि में कंटूर कृषि की जा सकती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लवणीय मृदा की विद्युत चालकता यानी कि मिली होज प्रति सेंटीमीटर होती है कितनी 4 से अधिक, 4 से कम, 1.4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4 से अधिक। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है सामान्य मृदाओं का निरपेक्ष घनत्व होता है 2.65, 2.25 या 5.20 या 8.50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला 2.65। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल एग्रोनॉमी का, यहीं पे एग्रोनॉमी आज हम समाप्त करें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। बलुई मृदाओं में रंध्राकांश 30 से 35 होता है जबकि चिकनी मृदाओं में रंध्राकांश कितना होता है। ठीक है, बलुई मृदाओं में रंध्राकांश दिया हुआ 30 से 35 होता है जबकि आपको बताना है चिकनी मृदाओं में रंध्राकांश कितना होता है 55.65%, 40 से 45, 65 से 80 या 20 से 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 65.65% होता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त हुई। एग्रोनॉमी की मोस्ट और इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी आज की। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को पढ़ के जा रहे हैं तो एग्रोनॉमी से कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, इसी में से क्वेश्चन आपको निश्चित ही हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको संपूर्ण सीरीज को 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए ताकि आप लोगों को संपूर्ण रूप से याद हो सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की आगे भी हम प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम सीरीज को लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। सभी लोगों को धन्यवाद।